आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 11 नवंबर 2013 की देर रात की ये बात है। एक व्यक्ति एक खंडर की तरफ से गुजर रहा था। अचानक ही उससे कुछ दुर्गंध सी आने लगती है। दुर्गंध सी ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ गलत हो रहा है। वो उसी दुर्गंध की तरफ जब बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते वहां मौके पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में गोविंदपुर एक पुलिस स्टेशन है। उसी के इलाके में बरखेड़ा पठानी है और बरखेड़ा पठानी में ही खंडर हैं और खंडरों में ही एक लाश थी जो जल रही थी। लाश के पास पहुंचता है और देखता क्या है तो उसने करीब से देखा कि आग जल रही है और वो भी एक व्यक्ति है जो जल रहा था। उसने उस आग को बुझाने की कोशिश की, साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना दी कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और वो जल रही थी। उसकी दुर्गंध की वजह से यहाँ पर पहुंच गया है। क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा था, विधानसभा के चुनाव का जो अंतिम दौर में था, प्रचार प्रसार थम चुका था और इसी बीच में जब पुलिस को ये सूचना लगती है तो पुलिस एकदम से मामले को गंभीरता से लेती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होता है, वो भी क्राइम ब्रांच का एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान, साथ ही एसपी अंशुमान सिंह और डीआईजी श्रीनिवास वर्मा भारी पुलिस बल के साथ पहुंच जाते हैं। डॉग स्क्वाड हो या फोरेंसिक टीम हो, ये सब अपनी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब ये कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो मरने वाला व्यक्ति है कौन है, कहां से है, हत्या क्यों है, कि ये बहुत सारे सवाल थे उनके दिमाग में। उन सवालों के भी जवाब तलाश रहे थे। लाश लगभग आधी जल चुकी थी और आधी जली लाश में एक पर्स रखा हुआ था। जब उस पर्स को देखा जाता है तो पर्स में लगभग 5,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी और कुछ कागज रखे हुए थे। साथ ही उस मरने वाले व्यक्ति के एक अंगूठी पहनी हुई थी। अंगूठी को देख के लग रहा था कि वो कीमती अंगूठी थी। इसी बीच में जब पर्स को बार बार देखा जा रहा था तो पर्स को बार बार देखने पर एक गैस की एजेंसी का, जो घरेलू गैस की एजेंसी का एक पत्र होता है, एक पर्ची होती है, वो पर्ची उस लाश के जो पर्स था उस पर्स में वो रखी हुई थी। उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। इसके अलावा कोई शनाख्त नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। मरने वाला कौन है, कहां से, क्या है, तो इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जो गैस एजेंसी की पर्ची थी उस पर जो लिखा हुआ नंबर था, उस गैस एजेंसी के पर पहुंचा जाता है। वहां जाने के बाद ये पता किया जाता है कि ये एजेंसी से जो पर्ची जारी हुई है वो किसकी है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने अपने कंप्यूटर को चेक किया, देखा और देखने के बाद पता चलता है कि ये जो पर्ची है वो मनीष तख्तानी पुत्र दिलीप तख्तानी, निवासी एयरपोर्ट के पास पंचवटी कॉलोनी, मकान नंबर 47 उनकी होती है। उसके बाद फिर पुलिस की टीम भेजी जाती है और पुलिस की टीम भेजी जाती है। पूछा जाता है कि मनीष तख्तानी नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है, तो वहां से बताया जाता है कि हाँ रहते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के पास गए हुए हैं। क्या बात है, कुछ जरूरी बात है तो बताइए। वो कहते हैं कि जरूरी कुछ बात नहीं है, बस आपको पोस्टमार्टम हाउस पहुंचना है। पोस्टमार्टम हाउस जब परिवार के लोग पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद परिवार वालों ने जो देखा, देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उन्हीं का तो बेटा था जो मर चुका है, जिसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि एक गोली तो सर में मारी गई थी और 2 गोली थी वो पेट में मारी थी। 3 गोली मारने के बाद लाश की पहचान ना हो, उसकी शनाख्त ना हो, इसलिए उसे पेट्रोल से जला दिया गया था। इसके बाद फिर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है और ये परिवार से ही बातचीत करने के बाद ये पता चलता है, जो उनके पिता हैं जिनका नाम दिलीप तख्तानी होता है, माँ वंदना, पत्नी सपना होती है और एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग उस वक्त 3.5 साल के आसपास होती है। उनसे जब बातचीत की जा रही थी, बातचीत करने के बाद वहां से कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, हत्या के पीछे की क्या वजह है। क्योंकि ये शहर के जाने माने व्यापारी होते हैं, इनका प्लाईवुड का अपना खुद का काम था, बड़ा शोरूम है। शहर का ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जो इन्हें जानता ना हो, पहचानता ना हो। और वैसे भी जो मनीष तख्तानी था वो अपने परिवार का एक इकलौता ही बेटा था। ये बात और भी शहर में चर्चा का विषय बन जाती है कि आखिरकार उसकी हत्या किसने की है, क्यों की है। अब पुलिस ने इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया, ये पता करने के लिए, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। हो सकता है किसी ने अपहरण कर लिया हो, अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी हो, या उसके पीछे की कोई और वजह हो, प्रेम प्रसंग हो, कुछ भी। मतलब पुलिस ने ये जानने की तमाम कोशिशें की। इलाके के जो बदमाश थे, पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की और उन्हें सख्ती से जब पेश आते हैं तो कहीं से पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। इसके बाद पुलिस की टीम शोरूम पहुंचती है और एक एक करके दिन लगातार बीत रहे थे। इसी बीच में जो शोरूम पे पहुंचा जाता है, जो शोरूम पे काम करने वाले जितने भी नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हर कर्मचारी हर नौकर से बातचीत की जाती है। तभी एक नौकर पुलिस के पास पहुंचता है, कहता है कि साहब मुझे इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। जब साहब यहां पर शाम 4 बजे के आसपास थे तब लैंडलाइन पर किसी का फोन आया था। जैसे ही फोन आया उसके बाद तुरंत उठते हैं, उठने के बाद यहां से चले जाते हैं और मामा जी से वो इतना जरूर कह के गए थे कि मामा जी मैं थोड़ा देर हो सकती है, मैं इसलिए जा रहा हूं और जो शोरूम है तुम अपने हिसाब से इनसे कर्मचारियों से बंद करा देना। ऐसे ही मनीष ये कहकर वहां से निकल जाता है। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस ने उस
नंबर को तलाश करने की कोशिश की जो लैंडलाइन पर आया है, तो पता किया जाता है कि नंबर तो आया था, फोन किया भी गया था, फोन करने वाला कौन था कौन नहीं था इसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो नंबर था वो अननोन नंबर था और ऐसा लग रहा था जैसे हाल फिलहाल में ही वो नंबर लिया गया था। अब इसी बीच में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करना और शुरू कर दिया और जांच पड़ताल करने के बाद एक व्यक्ति आता है जो एक मुखबिर होता है पुलिस का, और पुलिस के पास जाकर कहता है कि साहब एक जानकारी है, हो सकता है ये जानकारी आपके काम आ जाए। साल 2013 में ये मर्डर होता है, 11 नवंबर की वो रात होती है। इसी बीच में उसने बताया कि 19 अक्टूबर 2013 की बात है। इस व्यक्ति यानी कि मनीष तख्तानी की जो पत्नी होती है जिसका नाम सपना होता है, सपना अपने ही घर से 19 अक्टूबर 2013 को अचानक से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। हालांकि इस मामले में कोही फिजा जो थाना होता है वहां पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है, गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये अचानक जैसे गायब हो जाती है वैसे ही अचानक लौटकर वापस आ जाती है। पुलिस ने अब सपना से बातचीत की, सपना से पूछा कि तुम जो 15 दिन के लिए अचानक से गायब हो गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो उसने कहा कि साहब मैं तो अपनी मायके गई थी। पुलिस ने जब भी एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उसके मायके खंडवा भेजा और खंडवा भेजने के बाद उससे पता करने की कोशिश की क्या तुम्हारी बेटी आई थी उस वक्त। तो जब घर वालों से अलग अलग बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि हाँ आई तो थी, लेकिन वो 15 दिन नहीं रुकी थी बल्कि लगभग 7 या 8 दिन के आसपास रुकी थी। पुलिस की टीम फिर से सपना के पास आती है और सपना से पूछती है कि तुम लगभग 7-8 दिन के आसपास गायब थी, कहाँ नहीं, बाकी तो अपने मायके में गई थी, लेकिन 7-8 दिन कहाँ रही कहाँ नहीं, हमें उसके बारे में जानकारी जुटानी है। जब पुलिस ने लगातार उससे पूछताछ करने की कोशिश की, सख्ती से पुलिस उससे पेश आती है, तब वो कहती है कि वो अबदपुरी इलाके में कमरे पर रही थी। किसके साथ रही थी? जब ये बात पूछनी जाती है तो उसे बताने में थोड़ी सी आनाकानी करने लगती है, लेकिन पुलिस ने जब उसके सीडीआर निकलवाती है, उसकी लोकेशन निकलवाती है, और सीडीआर जब निकलवाई जाती है, जो मैसेज के आदान प्रदान होते हैं वो निकलवाया जाता है। तो जिस दिन उसके पति का कत्ल हुआ था उसी दिन उसने एक मैसेज लिखा था किसी को, और उस मैसेज में लिखा था कि काम होते ही कॉल करना। कॉल की जाती है और कॉल लगभग 15 मिनट तक चलती रहती है। 15 मिनट में क्या बातचीत हुई थी, काम कौन सा था, पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की और सीधा ही जिस व्यक्ति का वो फोन आया था उस व्यक्ति का नाम होता है हर्षप्रीत सलूजा, और जो कि ईदगाह हिल्स का रहने वाला होता है। पुलिस की रडार पर अब ये हर्षप्रीत सलूजा आ जाता है और हर्षप्रीत सलूजा को जो पुलिस हिरासत में लेती है तो फिर उससे बातचीत करने लगती है और फिर उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है, उसकी भी लोकेशन निकलवाई जाती है। तो जहां पर ये लाश मिली थी और जहां पर ये कार मिली थी उसकी लोकेशन और उन दोनों ही जगह थी। और इसके बाद फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल जो भी थी और आगे बढ़ाया और साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया, क्योंकि उस दिन जो बातचीत का सिलसिला था, जैसे क्या सपना का इस हर्षप्रीत सलूजा से चल रहा था, वैसे ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम आमिर उर्फ अमीन होता है, जो कि फुल बांगड़ा का रहने वाला होता है। पुलिस इसको भी हिरासत में लेती है। सपना, हर्षप्रीत सलूजा, आमिर उर्फ अमीन, इनको हिरासत में लेने के बाद जब जांच पड़ताल करती है तो जांच पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो जाते हैं। होते कुछ ऐसे हैं, साल 2006 की बात है। खंडवा की रहने वाली लड़की जिसका नाम सपना होता है, उसकी शादी मनीष तख्तानी से होती है, जो शहर का जाना माना प्लाईवुड का कारोबारी होता है। शादी तो हो जाती है, लेकिन इसी शादी में इस दुल्हन से लगभग 3 साल छोटा एक लड़का था, जो दुल्हन को बार बार निहार रहा था, देख रहा था। दुल्हन को देखते देखते उसके मन में तमाम तरह के गंदे गंदे ख्याल भी आने लगते हैं। वो देखते देखते सोचता है कि क्यों ना दुल्हन के साथ अगर सुहागरात मनाने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। उसने जो सपना देखा था, क्योंकि दुल्हन जो जहां अब दुल्हन पहुंचने वाली थी वो उसी का घर उसके लगभग फासले से था, थोड़े से फासले से वहीं था, और ऐसे ही मौके पर कभी भी कभी जब मन करता था तो वो घर आता था, जैसे छोटे देवर की तरह वो आना जाना इस तरह से चलता रहता है। न जाने कब उसकी जो मुराद थी, उसकी जो सपना था वो पूरा हो जाता है। जब उसने प्यार का इजहार किया, जो दुल्हन होती है सपना, वो उससे तैयार हो जाती है, इनकी बातचीत करने लगती है, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद ये परिवार के लोग तो रहते थे अपने कारोबार में, और इसे जब मौका मिलता था तभी ये इस लड़की से यानी कि सपना से मुलाकात कर लिया करता था, और मुलाकात करने के बाद इनका आना जाना, जो उसने सुहागरात का सपना देखा था वो कब पूरा हो जाता है। उसके साथ उसने अनेकों बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। ऐसे वक्त आगे बढ़ रहा था, और जब आगे वक्त बढ़ रहा था तो इसी बीच में जो मौका मिलता है उसका, तो उसने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब इसी बीच में इन्होंने फैसला जब आगे कर लिया, हालांकि उसको एक बच्ची भी पैदा हो जाती है, वो लड़की लगभग 3.5 साल की हो जाती है। वक्त के साथ साथ जब आगे बढ़ ही रहा था तब इसने सोचा कि अपने घर को छोड़ती है, अपनी बेटी को घर छोड़ती है अपने पति के साथ, और बिना किसी को बताए वो घर से निकल जाती है। हालांकि 15 दिन तक वो बाहर रहती है, 15 दिन में लगभग 7-8 दिन वो अपने मायके में रहती है, बाकी जो 7-8 दिन होते हैं वो प्रेमी के साथ रहती है। और उसके बाद फिर फैसला करते हैं कि हमें मनीष को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, जबकि मनीष अपने परिवार का इकलौता लड़का होता है। उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ से भाग सकते थे, जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की। घर के परिवार के कोई नहीं जानता था कि सपना का किसी से अफेयर चल रहा है, वो लड़का कौन है कौन नहीं है। परिवार के लोगों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की, और ये तारीख आ जाती है 11 नवंबर 2013। 11 नवंबर 2013 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, जब यहाँ पर इसका शोरूम होता है मनीष का,
उसे शोरूम में लगभग 4 बजे के आसपास एक फोन पहुंचता है और फोन में कहा जाता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर किसके साथ चल रहा है, तुम्हारी पत्नी 7-8 दिन तक किसके साथ रुकी हुई थी, ये बात जानना चाहते हो तो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को बताए वीआईपी रोड पर आ जाना। वीआईपी रोड के पास में खानू गांव है, खानू गांव के पास में एक होटल है, होटल के पीछे मैरिज होम है, वहां पहुंच जाना। जैसे ये बात पता चलती है तो चुपचाप वहां से अपने सेंटर कार उठाता है मनीष। कार उठाने के बाद सीधा वहीं पहुंच जाता है जहां बताया गया था। एक व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति ने उसे इशारा किया कि एक काम करो, मैरिज होम जो है उसके गार्डन के पीछे पहुंच जाओ, उस गार्डन के पीछे वहीं मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, क्योंकि कोई किसी ने मुझे अगर आपके साथ देख लिया तो मेरी फिर बात खुल जाएगी और या मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। जैसे वो गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है, गाड़ी खड़ी थी, इसी बीच में वो चुपके से आता है और उसके पीछे वो कब गाड़ी में जाकर पीछे बैठ जाता है इस बात का पता ही नहीं चलता। वो आराम से बातचीत में मशगूल था और इसी बीच में मौका पाता है और मौका पाते ही एक गोली उसके सर में मारता है, 2 गोली इसके पेट मार देता है। 2-3 गोली जब लग जाती हैं तो वो मौके पे ही मर जाता है मनीष। लेकिन मौके पर मरने के बाद उस बॉडी को वहां से निकालता है। निकालने के बाद वो कंडक्टर वाली सीट पर उसको लिटाता है और सीट बेल्ट उसको लगा देता है और इसी हिसाब से वो उसको लिटाता है जैसे किसी को भी लगे कि शायद ये सो रहा है। अब यहां से गाड़ी चलने लगती है। रेत घाट चौराहा से होते हुए लगभग 15 से 20 किलोमीटर शहर के अलग अलग इलाकों में गाड़ी चल रही थी। हालांकि वो चुनाव का दौर चल रहा था, पुलिस मुस्तैद थी, जगह जगह चौराहे पर पुलिस चेकिंग भी कर रही थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह होती है कि पुलिस ने इस गाड़ी को चेक ही नहीं किया और 15-20 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाता है। बरखेड़ा के पास में ही खंडर है और खंडर में उस लाश को वहां रखा जाता है। लाश रखने के बाद लगभग 2 लीटर पेट्रोल से उस लाश को जलाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वो जितना जल सकी उतना जल जाती है। यहां से वो आराम से निकल जाते हैं और जो कार होती है सेंट्रो कार, उसको कस्तूरबा नगर में छोड़ देते हैं। उसके अंदर चाबी, उसके अंदर मोबाइल, ये सब चीजें छोड़ देते हैं ताकि कोई कार यहां से चोरी करके ले जाए। इधर से कोई राहगीर गुजर रहा था, उसने उस जलने की जो उस बू को सूंघा, उसे लगा कि कुछ आवाज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो सीधा लाश के पास पहुंच जाता है, पुलिस को सूचना देता है। पुलिस फिर उसके बाद इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। साल दर साल बीतते रहते हैं और 11 अगस्त 2016 की बात है। इन तीनों ही आरोपियों को, जिसमें सपना होती है, उसका प्रेमी हर्षप्रीत सलूजा होता है और साथ ही अमीन होता है, अमीन उर्फ आमिर, उसको पुलिस ने जब इसमें चार्जशीट लगाई तो अदालत ने इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ये बताया ये जाता है कि इन्होंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन परिवार के लोग इस मामले में बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं ताकि इन्हें कभी भी सलाखों से बाहर निकलने का मौका ना मिले। लेकिन शायद कानून इतना लचीला है कि हो सकता है देर से देर ये सलाखों से बाहर भी आ जाएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे ही किया गया था। बहुत ही शातिर तरीके से क्राइम को किया गया था, लेकिन कातिल वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। पुलिस ने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से इसमें ऐसा काम किया कि कातिलों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी इकट्ठा किए ताकि उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिल सके और बड़ी से बड़ी सजा इसमें आजीवन कारावास ही बन पाई। अभी उनके पास बहुत सारे मौके हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके बाद भी कई मौके हैं। तो वो क्या कहानी रहती है तो ये भविष्य के घर में छिपा है।